नमस्कार साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ पे पढ़ना कर दिया था। कल यूट्यूब पे आपको वीट जो अपना गेहूं है इसकी क्लास फर्स्ट मिल गई थी। एक्चुअली ये क्लास ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की है। कंप्लीट इसमें हम लोग आपको एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, 12 क्लासेस हम लोग बैच में डाल चुके हैं और क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत धान के बाद ठीक है गेहूं हम लोग ये स्टार्ट अपना कर चुके हैं। आज गेहूं का वीट का अपना पार्ट 2 हम लोग यूट्यूब पे साथ ही साथ एप्लीकेशन पे कवर करेंगे ही। जो भी साथी अभी भी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ना चाहे, देखो बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और होंगे। आप आप उनका प्राइस देख लेना, उनका कंटेंट देख लेना। सबसे कम फीस में और सबसे बेस्ट कंटेंट एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं। शानदार तरीके से आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्रीकल्चर, आपके यूपीजी के और आपके कंप्यूटर में एजीटीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक चीज़ मिलेगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे एक ही बैच में। ठीक है, तो जो भी साथी इस बैच को अभी भी ज्वाइन करना चाहे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94,510,70,839। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके ठीक है बैच से संबंधित पूरी जानकारी को ले सकते हैं और कंप्लीट जानकारी आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। बैच में जुड़ के मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ कि सबसे ऑथेंटिक ठीक है हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी और सबसे कम फीस में हम लोग आपको हर एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, कंटेंट आपको कल वीट का जो पार्ट फर्स्ट था मैंने डाला था, आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है। कोई क्वेश्चन अगर आप कोई फसल पढ़ लोगे उससे कोई क्वेश्चन बाहर यहाँ पे नहीं जाने वाला है। उसी प्रकार से हर एक फसल को, हर एक टॉपिक को और हर एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो कल साथियों हम लोगों ने अपना बॉटनिकल नेम से स्टार्ट किया था गेहूं में। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कल कवर कर ली थी। और बॉटनिकल नेम के बाद गेहूं में जो अपनी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, गेहूं में जो इंपॉर्टेंट आपकी किस्में फसलों की, ये भी हम लोगों ने कवर की थी। और बाकी ये सारी चीज़ें भी कल हम लोग अपनी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक सबसे पहले तो उत्तर देना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने उसको क्लास में कवर किया था। कमेंट बॉक्स में जो भी साथी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग देंगे। देखो साथियों, धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको उत्तर देना है। ठीक है, धान की प्रोटीन का नाम क्या है ये आपको उत्तर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और एक और उत्तर देना, मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है। ठीक है, मक्का की प्रोटीन, धान और मक्का की प्रोटीन का अगर आपने कल की क्लास गेहूं की देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अब आज की क्लास में हम लोग गेहूं की जो जलवायु है इसको देखें अगर, तो देखो साथियों, गेहूं एक आपका लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी टाइप का पादप है। इसको कहा जाता है दीर्घ दिवस पादप। ठीक है, आपके रबी की मौसम में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सभी आपकी लॉन्ग डे प्लांट टाइप की फसलें होती हैं। ठीक है, जिनको आपको हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो दीर्घ दिवस पादप इनको कहा जाता है। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं है एक एलडीपी टाइप की पादप। एलडीपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट। गेहूं ऑब्वियसली रबी की फसल है। ठीक है, तो ठंडी समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए आवश्यक है। जब गेहूं की हम लोग बुवाई करते हैं, ठीक है, तब इसके लिए अंकुरण के लिए तापमान आवश्यक होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। बुवाई हो गई, उसके बाद वृद्धि गेहूं की करना है। ठीक है, गेहूं को तो वृद्धि के लिए यहाँ पे टेम्परेचर और कम, फिर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है। वृद्धि हो गई, उसके बाद परिपक्व होना है गेहूं को, तो परिपक्वता के लिए टेम्परेचर आपका 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी आपका एग्जाम में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो ये आपको ठीक है याद रखना है। वैसे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है अंकुरण के लिए, जो कि है आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद साथियों हम लोग बात करें तो गेहूं की फसल उत्पादन के लिए मृदा कौन सी आवश्यक है, तो देखो जलोढ़। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं की फसल उत्पादन के लिए रहती है। सबसे अच्छा इसको माना जाता है और इसको ही दोमट मृदा कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़, दोमट या फिर इसको ही कहा जाता है एल्ब्यू। ठीक है, एल्ब्यूबिल। चलिए, बुवाई का समय हम लोग देखें, रबी की फसल है। ठीक है, 1 से 15 नवंबर के बीच इसकी बुवाई हम लोग कर देते हैं और बुवाई इसकी प्रारंभ हो जाती है। और मंथ में देखें तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, जो लेट इसकी फसल होती है वो दिसंबर तक बो सकते हैं और जो अगेती फसलें होती हैं वो हम लोग अक्टूबर तक इसको बो सकते हैं। बीज दर ये आप लोग याद रखना, 3-4 प्रकार की यहाँ पे बीज दर हैं। डिबलर से भी है, एक और इसकी तकनीक है उससे भी
FIRBS तकनीक जो होती है। तो सबसे पहले जो बीज दर आपको, जो सामान्य आपकी बीज दर है वो है इसकी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे दी गई है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद अगर आप लोग देरी से बुआई कर रहे हैं या फिर लबड़ी या फिर क्षारीय मृदाओं में इसकी बुआई कर रहे हैं, तब आपकी बीज दर हो जाएगी फिर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक साथियों गेहूं में बुआई की तकनीक होती है जिसको कहा जाता है FIRBS। FIRBS का फुल फॉर्म यहाँ पे है फुरो इरिगेशन रेज्ड बेड सिस्टम। ठीक है, FIRBS ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फुल फॉर्म है इसका फुरो इरिगेशन रेज्ड बेड सिस्टम। तो अगर FIRBS तकनीक से हम लोग इसकी बुआई कर रहे हैं तब सिर्फ 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज आवश्यक है। और अगर डिबलिंग कर रहे हैं, यानी कि डिबलर जो है उसकी सहायता से बीज बो रहे हैं, ठीक है, डिबलर से, क्योंकि एक एक बीज की बुआई होती है, तो अगर डिबलर की सहायता से हम लोग बुआई कर रहे हैं तब आपकी रहेगी 25 से 30 किलोग्राम सिर्फ प्रति हेक्टेयर के दर से। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 टाइप की याद रहेंगी ना आपको। अगर आप लोग, ठीक है, सामान्य नाप से बीज दर पूछी जाए तब हो जाएगी आपकी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपकी लबड़ी या फिर क्षारीय मृदाओं में आप लोग इसको बो रहे हैं या फिर देरी से बुआई कर रहे हैं तब हो जाएगी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। FIRBS जिसको कहा जाता है फुरो इरिगेशन रेज्ड बेड सिस्टम, इससे कर रहे हैं तब हो जाएगी आपकी 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर डिबलर से आप लोग कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपसे वो सामान्य पूछ रहे हैं या डिबलर की पूछ रहे हैं या आपकी FIRBS पूछ रहे हैं या फिर लबड़ी या क्षारीय मृदाओं में पूछ रहे हैं। तो 4 प्रकार की पूछ सकते हैं, चारों आपको उत्तर यहाँ पे पता है। ठीक है, बीज की आपकी स्पेसिंग पूछी जाएगी तो अगर आपसे रो टू रो पूछी जाए R to R, ठीक है, तो ये रहती है साथियों 22.5 सेंटीमीटर। और अगर आपसे प्लांट टू प्लांट पूछी जाए, ठीक है, तो प्लांट देखो, जब आपके जो प्लांट हैं वो बड़े होंगे तब वो फैलेंगे, ठीक है, तब उसकी आपकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। बीज की गहराई, यानी कि बीज कितनी गहराई पे आपको बोना है, तो 4 से 5, ठीक है, सेंटीमीटर गहराई पे बीज आपको बोना है। किस्में देखो मैंने पहले आपको बता दी थी, फिर से आप देख लो इंपॉर्टेंट किस्में हैं। और यहाँ पे जो किस्में इंपॉर्टेंट हैं, इतनी जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एक जीनी कौन सी है, तब आप उत्तर देंगे सोनालिका लरमा राजू 64A। द्विजीनी आपसे पूछ ले तब आप उत्तर देंगे कल्याण सोना सोनारू 64। जनक HD 200 ये याद रखना, ठीक है, ये इसका नाम अर्जुन भी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। त्रिजीनी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो एक है हीरा मोती जवाहर लाल बादशाह और ज्योति। उत्परिवर्तित यानी हाइब्रिड जो आपकी हैं, ठीक है, अगर वो पूछ ली जाए आपसे तो सरवती सोनार और पूसा लरमा पे आप लोग फिर इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अन्य किस्में अगर आपसे पूछी जाए तो देखो, गेहूं में जीन कौन सा उपयोग करते हैं बोनी किस्मों के लिए, तो नॉरेन 10 का उपयोग करते हैं। और एक इसमें किस्म भी है, ठीक है, अन्य जो इसकी किस्म है जिसमें नॉरेन 10 का यूज होता है वो है KRL फर्स्ट, KRL फोर्थ, राज 3077। इसका स्पेशली यूज करते हैं लबड़ीय मृदाओं हेतु। ठीक है, अगर लबड़ीय मृदाओं में हम लोग गेहूं की फसल उत्पादन कर रहे हैं तब किसका उपयोग कर लेंगे, तब उपयोग हम लोग कर लेंगे राज 3077 का। ये साथियों कुछ और इनमें अलग अलग प्रकार से किस्में यहाँ पे दी गई हैं। एक है ये HD 2329 यानी HD 2329 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाली किस्म गेहूं की कौन सी है, तब आप लोग क्या उत्तर देंगे, HD 2329, ये है हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान आपका देने वाली किस्म। एक और किस्म है जिसको HD 2009 कहा जाता है, अर्जुन इसका नाम है। तो देखो ये इस पर इम्पोर्टेंट आप लगा लो, फिर मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो HD 2009 ये एक अलग टाइप की आपकी, ठीक है, ये किस्म है। चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो आपके रहते हैं उनको हटाने के लिए 2,4-D का हम लोग उपयोग करते हैं। तो HD 2009 एक ऐसी प्रकार की किस्म है जिसमें 2,4-D का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर 2,4-D का इसमें उपयोग होगा तो खरपतवार के साथ साथ आपका गेहूं भी निपट जाएगा। ठीक है, और वैसे भी गेहूं में 2,4-D का हम लोग उपयोग 35 से 40 दिन बाद करते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखें साथियों, और देखो ये जो खरपतवार नाशी हैं ये दो तीन प्रकार से दिए जाते हैं। एक आपका, ठीक है, जब बुआई हो उससे पहले दिया जाता है, एक बुआई के बाद लेकिन जब आपका अंकुरण हो उससे पहले दिया जाता है, और एक आपका जब सीधी फसल निकाला है तब दिया जाता है। तो वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब खरपतवार वाला अपना टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें साथियों, तो C306 का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। C306 को इसको कहा जाता है फार्मी गेहूँ। लंबी किस्म है गेहूं की, और C306 को क्या कहा जाता है, फार्मी गेहूं कहा जाता है। ये NP 797 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको अपनी कॉपी पे उतार लो, ठीक है। एकमात्र गेहूं की ऐसी प्रजाति है जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। शाखाएं मतलब हार्ड तना। एक तो आपके पत्ते हो गए सिर्फ सॉफ्ट रहते हैं जो, और एक हो गई आपकी शाखाएं जो कि आपकी थोड़ी हार्ड रहती हैं, ठीक है। अगली साथियों जो अपनी किस्म है गेहूं की, वो उसका नाम है पूसा श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ इसलिए नाम रखा गया है इसका, IARI द्वारा निर्मित है, IARI द्वारा ये विकसित इसको किया गया है। अन्य किस्में हैं देख लो, अन्य किस्में काठिया गेहूँ जो अपना, ठीक है। ऊपर मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था कि काठिया गेहूँ किसको कहा जाता है। तो काठिया गेहूँ की किस्में अपनी जयराज हो जाएगी, मेघदूत हो जाएगी और मल्लिका हो जाएगी। खारचिया 65 ये लवणीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म है, खारचिया 65। लोक फर्स्ट, देरी से अगर आपको गेहूं की बुआई करना है तब उसके लिए इंपॉर्टेंट है लोक फर्स्ट। एटलस 64 और नेफॉल ये सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म है। गेहूं में प्रोटीन कितना पाया जाता है, कल बताया था ना मैंने आपको क्लास फर्स्ट में। गेहूं में अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है 11%, कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, और पेपर में कभी कभी 8 से 15 भी प्रोटीन परसेंटेज गेहूं का आपको लिखा दिख सकता है। तो या तो 11% या 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट पूछे तो 60 से 70%। और आपसे अगर पूछा जाए कि अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में रहता है तो उत्तर होगा गेहूं, ठीक है। चलिए कुछ अन्य इसकी किस्में साथियों, एक है PBW 343 और एक है UW 332, 190 और 173, ठीक है। अब बात करते हैं बीजोपचार हम लोग गेहूं का कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए FIR मेथड का इसमें हम लोग यूज करते हैं बीजोपचार के लिए। और जो गेहूं का रोली रोग है, ठीक है, UG99 का कल मैंने बताया था ना आपको, UG99 इस जीन का उपयोग करते हैं हम लोग गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए, रोग रोधी किस्मों के लिए। तो रोली रोग के लिए जो प्लांटाबैक्स है, ठीक है, इस फफूंदनाशी का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं बीजोपचार के समय। कंडवा के लिए बीटावैक्स का उपयोग करते हैं जो गेहूं में कंडवा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद जैव उर्वरक के रूप में गेहूं में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसको IMP लिख के टिक कर लेना, मतलब अपनी कॉपी में उतार लेना। जैव उर्वरक के रूप में एजोटोबैक्टर को गेहूं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसको उपयोग करते हैं, एजोटोबैक्टर को। चलो बीज उपचार समझ गए। रोली रोग का नियंत्रण अगर आपको करना है तो प्लांटाबैक्स जो आपका फंजीसाइड होता है, कंडवा रोग के लिए यहाँ पे बीटाबैक्स, और जैव उर्वरक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं एजोटोबैक्टर का। एक साथियों स्टेल सीडबेड होता है, ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसको स्टेल सीडबेड कहा जाता है, ठीक है। ये कैसी तकनीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए, और स्पेशली इसको गेहूं में हम लोग यूज करते हैं, स्टेल सीडबेड इसका नाम है। आगे देखें उर्वरक प्रबंधन हम लोगों को NPK गेहूं में कैसे देना है। तो नाइट्रोजन तो अपना 90 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहेगा, ठीक है। N रहेगा इसमें 90 से 150, P रहेगा P2O5 इसमें अपना 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और K2O रहेगा इसमें अपना पोटेशियम 30 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये याद रख लेना NPK कितना, 90 150, 40 60 और 30 से 60। अब आगे देखें जल प्रबंधन, ठीक है, कैसे करते हैं गेहूं में। सबसे पहले तो देखो 450 से 650 मिलीमीटर इसको पानी की आवश्यकता होती है, और ये जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं कल भी मैंने आपको बताई थी। गेहूं में सिंचाई की 6 क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, या फिर सीज जड़ फूटान इसको कहा जाता है, ठीक है। और डे आफ्टर सोइंग का इसमें मतलब है आपका कि बुआई के समय के कितने दिन बाद, यानी कि जो CRI स्टेज है वो आती है आपकी 21वें दिन बुआई के बाद, ठीक है। 21 डे आफ्टर सोइंग इसको हम लोग कह सकते हैं। और कभी कभी इसको ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो 20 से 25 भी दिन के बीच में ये आपको स्टेज है वो मिल सकती है।
तो सबसे पहले तो CRI स्टेज फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ फूटान, 21वें दिन आएगा आपके पेपर में। 21वां दिन ना मिले तो 20 से 25 दिनों के बीच में ये टाइम आपको मिल जाएगा। अगली अवस्था है कल्ली फूटते समय। कल्ली फूटते समय 40 से 45 दिन के बीच में। तीसरी अवस्था है गांठ बनते समय 60 से 65 दिन में। चौथी अवस्था है पुष्पक्रम आते समय 80 से 85 दिन में। पांचवी अवस्था दानों की दूधी अवस्था 85 से 105 दिन में। और छठवीं यहाँ पे अवस्था है दाना पकते समय 105 से 125 दिनों के भीतर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो किसान के पास सिर्फ एक सिंचाई का यहाँ पे पानी उपलब्ध है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तब आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसान के पास सिर्फ गेहूं में सिंचाई के लिए एक ही पानी उपलब्ध है तब आप किस स्टेज पे सिंचाई करेंगे। अगर साथियों सिर्फ एक स्टेज के लिए पानी आपके पास उपलब्ध है या फिर किसान के पास उपलब्ध है तब CRI अवस्था जो है 21 दिन वाली, ठीक है, CRI स्टेज पे हम लोग सिंचाई इसमें कर देते हैं बुवाई के 21 दिन बाद। इसको कहा जाता है शीर्ष जड़ फूटान अवस्था, ठीक है। अब एक पानी नहीं है आपके पास, उपलब्धता थोड़ी बढ़ गई, दो पानी उपलब्ध हैं आपके पास। अगर किसान के पास दो पानी उपलब्ध हैं तो CRI पे तो देना ही देना है। देखो उसके साथ साथ पुष्पक्रम आते समय वाली जो अवस्था है अपनी, उस पर हम लोग पानी दे देंगे, ठीक है। तीन पानी भैया किसान के पास उपलब्ध हैं तो पहले हम लोग CRI स्टेज पे दे देंगे, फिर देंगे हम लोग गांठ बनते समय, ठीक है। पहली CRI पे, फिर देंगे गांठ बनते समय, और तीसरी देंगे जब दानों की दूधिया अवस्था आती है, ठीक है, उस समय हम लोग दे देंगे। तो ये याद रखना, अगर किसान के पास एक पानी उपलब्ध है तो CRI स्टेज, दो पानी उपलब्ध हैं तब CRI साथ ही साथ पुष्पक्रम आते समय, और तीन अगर पानी उपलब्ध है तो एक CRI गांठ बनते समय और दानों की दूधिया अवस्था पर। खरपतवार देख लो इसमें कौन कौन से लगते हैं और इसका नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गेहूं में सबसे ज़्यादा जो खरपतवार लगता है, जो गेहूं की फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, गेहूं सा इसको कहा जाता है, गेहूं का मामा। बॉटेनिकल नेम फेलेरिस माइनर इसका होता है। ये नकलची खरपतवार है एक प्रकार का, और इसको ही कहा जाता है गुल्ली डंडा, ठीक है। गुल्ली डंडा किसको कहा जाता है? फेलेरिस माइनर को, गेहूं का मामा या फिर गेहूं सा, ठीक है। उसके साथ साथ साथियों एक है जंगली जई, जिसको एविना फतुआ कहा जाता है, ठीक है। ये अलग से दिया गया है, ठीक है। जंगली जई का बॉटेनिकल नेम भी लिखा है एविना फतुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कॉर्न कोकल के कारण, ठीक है, गेहूं के आटे में कड़वापन आ जाता है एक, ठीक है। आपने कभी कभी आटा टेस्ट किया होगा, थोड़ा काला काला सा भी उस टाइम आटा आपको देखेगा। तो कॉर्न कोकल, ठीक है, इसको कहते हैं एग्रोस्टीमा बिघोमी, ठीक है। कॉर्न कोकल को क्या कहते हैं? एग्रोस्टीमा बिघोमी। इसके कारण, ठीक है, एग्रोस्टीमा बिघोमी के कारण ही ये कॉर्न कोकल आपका होता है, और गेहूं में इसके कारण कड़वापन आपका आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का असहनीय खरपतवार कौन सा है, तो साथियों गेहूं का असहनीय खरपतवार होता है आपका हिरनखुरी, ठीक है, हिरनखुरी। और हिरनखुरी का अगर आपसे बॉटेनिकल नेम पूछा जाए तो ये होता है कॉनोबुलस अर्बेंसिस। साइड में लिखा है क्या होता है? कॉनोबुलस अर्बेंसिस, ठीक है, याद रखोगे ना। कॉर्न कोकल किससे होता है? ये होता है एग्रोस्टोमा बिघोमी से, जो आपका गेहूं में कड़वापन जिससे आता है। अगर आपसे गेहूं का असहनीय खरपतवार पूछा जाए तब आप लोग उत्तर देंगे हिरनखुरी। हिरनखुरी का बॉटेनिकल नेम पूछा जाए तो ये होता है कॉनोबुलस अर्बेंसिस से। आगे बात करते हैं गेहूं के एक बीज पत्रीय खरपतवारों के बारे में, ठीक है। चलिए, एक बीज पत्थरी गेहूं के खरपतवार ये चार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला हो जाएगा आपका गेहूं सा, फेलेरिस माइनर, जंगली जई, एविना फतुआ, मोथा और प्याजी, ठीक है। अब नियंत्रण इसको कैसे करेंगे? तो साथियों देखो, एक बीज पत्थरी जो खरपतवार हैं ये चार गेहूं के, गेहूं सा, जंगली जई, आपका मोथा, आपका प्याजी, इनके खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं में उपयोग करते हैं हम लोग आइसोप्रोटिवरैन का, या फिर हम लोग कर सकते हैं सल्फोसल्फ्यूरिन का, ठीक है। एक बीज पत्ती खरपतवारों के नियंत्रण के लिए गेहूं में किसका उपयोग करते हैं? आइसोप्रोटेरियोन, ठीक है, आइसोप्रोटूरोन या फिर सल्फोसल्फुरोन का, ठीक है। आइसोप्रोटीन का उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग करना है हम लोगों को 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फोसल्फ्यूरॉन का उपयोग हम लोगों को करना है 30 से 32 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब कि 3 से 32 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से।
देखो सल्फ्यूरॉन का एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि विश्व का सबसे जहरीला खरपतवारनाशी आपका होता है सल्फ्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फसल में डलेगा, ऑब्वियस सी बात है, शरीर में आएगा ही आएगा। तो साथियों मुझे लग रहा है कि 3 पार्ट्स में गेहूँ अपना कंप्लीट यहाँ पे होगा। जो भी साथी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ना चाहे, जो एप्लीकेशन पे साथी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग जुड़ जाएं। जिस प्रकार से ये कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से शानदार कंटेंट एप्लीकेशन में हम लोग कवर करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट, एग्रीकल्चर में मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी आपसे फीस ले रहे हैं, ठीक है। अन्य आपने कोचिंग संस्थान देखे होंगे 1000 पार, तो उनके रेट वैसे ही चलते हैं, 1000 1500। अभी कुछ और लोग लॉन्च करेंगे 2000 प्लस में। हम लोग बहुत ही छोटी फीस में आपको एक बहुत ही शानदार कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहे, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, ठीक है, ये देख लो 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने की जानकारी ले सकते हैं और बैच में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।